हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे अपनी थर्ड अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, दैट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इंटरमीडिएट अप्रोच भी बोलते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज होती है बिटवीन नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसका मतलब क्या है कि ये जो नेट ट्रेडिशनल अप्रोच होती है ये नेट इनकम अप्रोच प्लस नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच प्लस इसका एक्सटेंशन से मिलकर बनी होती है। ये अप्रोच बताती है कि जब हम स्टार्टिंग में अपना लीवरेज इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ साथ फर्म की वैल्यू भी बढ़ती जाती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होती जाती है। लेकिन जब हम एक लेवल के बाद और लीवरेज इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिस्क बढ़ने लग जाती है और जिसके लिए वो ज़्यादा डिविडेंड की डिमांड करने लग जाते हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर हम लीवरेज इंक्रीज करना शुरू कर दें और उससे भी ज़्यादा डिबेंचर्स यूज़ करना शुरू कर दें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ डिबेंचर होल्डर्स की भी रिस्क बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिबेंचर होल्डर्स भी ज़्यादा इंटरेस्ट की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। जब के ई बढ़ेगा, के डी बढ़ेगा तो के ओ ऑब्वियस है कि वो इंक्रीज होगा ही होगा। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ होता है? जहाँ पर हमारा प्रॉपर डेब्ट इक्विटी मिक्स बन जाए। इन दिस वी डिवाइड द अप्रोच इन 3 स्टेजेस। हम 3 स्टेजेस में इस पूरी अप्रोच को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। बात करें फर्स्ट स्टेज की, फर्स्ट स्टेज के अंदर हम एनआई अप्रोच डिस्कस करते हैं, सेकेंड स्टेज में एनओआई एंड थर्ड स्टेज में हम करते हैं उसका एक्सटेंशन। फर्स्ट स्टेज क्या बताती है? फर्स्ट स्टेज बताती है कि जैसे जैसे हम फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ाते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट निकलता है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है और फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि रीजन क्या है? डिबेंचर जो होते हैं वो चीपर सोर्स होते हैं देन इक्विटी। इन दिस स्टेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहती है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर भी कांस्टेंट रहता है, पर बढ़ता क्या है? बट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेस विद द यूज ऑफ लीवरेज। दो चीजें बताई, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कांस्टेंट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रहा है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रह रहा है। सेकेंड स्टेज की बात करें, जैसे एनओई अप्रोच बताती थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन फर्म की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करते और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमारा कांस्टेंट रहता है। तो यही बोल रहा है कि जब एक सर्टेन डिग्री ऑफ लीवरेज पहुंच जाता है हमारा, उसके बाद भी अगर हम लीवरेज बढ़ाएं तो उससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसका रीजन क्या बताया है? बिकॉज द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ड्यू टू एडेड फाइनेंशियल रिस्क कंप्लीटली ऑफसेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग चीपर डेब्ट कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि जो हम एडवांटेज उठा रहे थे सस्ते डिबेंचर्स की, वो ऑफसेट हो गई किसकी वजह से? बढ़ी हुई इक्विटी शेयर होल्डर की कॉस्ट की वजह से ऑफसेट हो गया, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया? कांस्टेंट। बिल्कुल एनओआई अप्रोच वाला फंडा। उसके बाद थर्ड स्टेज पर आ जाइए। इस स्टेज के अंदर अगर हम फिर से और ज़्यादा फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज करते हैं तो इससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होगी, फर्म की वैल्यू रिड्यूस होगी। और ये दो रीजंस की वजह से होता है। पहला, ड्यू टू इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल राइज शार्पली। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो बहुत बुरी तरीके से बढ़ेगी। केडी वुड ऑल्सो राइज, केडी भी बढ़ेगा बिकॉज द लेंडर विल ऑल्सो रेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज दे रिक्वायर कंपनसेशन ऑफ हायर रिस्क। अब आइए इसके ग्राफ पर। ग्राफ को भी हम स्टेजेस की तरह ही पढ़ेंगे। जैसा हमने स्टेज 3 में डिवाइड किया स्टेज 1 में, वैसा ग्राफ बनाएंगे जैसा हमने एनआई में बनाया, स्टेज 2 में जैसा हमने एनओआई, स्टेज 3 में हम तीनों कॉस्ट को बढ़ता हुआ दिखाएंगे। वो एक्स एक्सिस पर हम क्या लेकर चलते हैं? डिग्री ऑफ लीवरेज। और वाई एक्सिस पर हम क्या लेकर चलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखिए अलग अलग बनाना, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। स्टेज 1 2 3 तीन स्टेजेस में डिवाइड कर लिया। स्टेज 1 के अंदर क्या किया? के डी कॉन्स्टेंट रहता है ना ये अप्रोच में, वो कॉन्स्टेंट है। के ई भी कॉन्स्टेंट रहता है, कॉन्स्टेंट है। कम क्या होता है? के ओ। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? के डी कॉन्स्टेंट एनओआई के अंदर, के ओ कॉन्स्टेंट, लेकिन बड़ा क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। थर्ड स्टेज एक्सटेंशन,
के ई तो बढ़ा शार्पली, उसके साथ के डी भी बढ़ा, और जब के ई और के डी दोनों ही बढ़ेंगे तो हमारा और क्या बढ़ेगा, के ओ। अब आगे बात करते हैं एक इलस्ट्रेशन की। देखिए हमने 3 प्लान लिए। फर्स्ट प्लान में हमने कोई भी डिवेंचर नहीं उठाया, सेकेंड में हमने 5 लाख डिवेंचर उठाए 6% रेट से, थर्ड केस में हमने 10 लाख डिवेंचर उठाए हैं। ठीक है, तो देखिए 8% के रेट से नेट ऑपरेटिंग इनकम दी हुई है हमें 3.5 लाख, लेस कर देंगे इंटरेस्ट 5 लाख है, सॉरी 8 लाख है, 8 लाख का 6% 48,000, 10 लाख का 8% 80,000। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स निकल कर आ गई। अब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमें तीनों केसेस में गिवन है। देखिए जब कोई डिवेंचर यूज नहीं कर रहे थे तो 10% था, जब यूज किया बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। अब मार्केट वैल्यू शेयर की बात करें, निकाल सकते हैं इजीली। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने निकाल लिया। फर्स्ट केस में 35 लाख 27,45,455, सेकेंड केस में फिर 20,76,923। मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर हमें गिवन है, हम मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल सकते हैं एस प्लस डी को ऐड करके। अब एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, ईबीआईटी है हमारे पास, वैल्यू ऑफ द फॉर्म भी है, निकाल लेंगे। अब इम्पैक्ट देखिए, जब हमने 9 डिवेंचर से 8 लाख डिवेंचर्स बढ़ाए तो हमारी फॉर्म की वैल्यू पर ही इम्पैक्ट देखते हैं। सबसे पहले हम मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर्म का क्या हुआ, 35 लाख से बढ़कर 35,45,455 होगी। वैसे ही हमने जैसे और ज्यादा बढ़ाए तो हमारे फॉर्म की वैल्यू कम हो गई। दिख रहा है इम्पैक्ट, थर्ड स्टेज दिखा रहा है ये। अब देखिए हम इम्पैक्ट देखते हैं एवरेज कॉस्ट और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। जब हमारे नो डिबेंचर बिल्कुल डिबेंचर यूज नहीं कर रहे थे 10%, जब हमने थोड़े डिबेंचर यूज करने लगे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुई। लेकिन जब हमने और ज़्यादा बढ़ा दिए एक लिमिट से ज़्यादा तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो गई। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट तो आपको बढ़ता हुआ दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच और यही सब कुछ था कंक्लूजन में। थैंक यू सो मच।